students, welcome to the fourth lecture of current magnetism or magnetic effect of electric current. In this lecture we are going to study Ampere's circuital law. आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ शुरू करेंगे. पहले 3 लेक्चर्स में हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, उसके एप्लीकेशंस को भी देख चुके हैं. एम्पियर सर्किटल लॉ भी एक तरीका है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. आप इसको कंपेयर कर सकते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. जैसे हमने कंपेयर किया था कूलम्ब्स लॉ को बायो-सावर्ट्स लॉ से, बिल्कुल उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो कंपेयर किया जा सकता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. ये जो है ये हमको मैग्नेटिक फील्ड देता है और इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू गिव यू आंसर इन ऑल द केसेस. किसी भी केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो इससे निकल सकता है, लेकिन इट बिकम सुपर ईजी व्हेन वी हैव सम सिमेट्रिकल सिचुएशंस. सिमेट्रिकल सिचुएशंस में ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत आसानी से निकालता है. जैसे आज हम लोग स्ट्रेट वायर का डिराइव करके देखेंगे. इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर को ये 3 स्टेप्स में मैग्नेटिक फील्ड उसका निकाल के हमको दे देता है. तो लेट्स स्टार्ट कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है. सपोज कि हमारे पास कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं, ठीक है. मान लेते हैं कि कुछ करंट कैरिंग वायर्स है. इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम लोग एक लूप लेते हैं, ठीक. इस लूप में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग इस लूप के अलोंग चल रहे हैं तो लूप के अलोंग जो वेक्टर लेंगे डीएल वेक्टर, ये डीएल जो है ये करंट एलिमेंट का डीएल नहीं है. ये जो डीएल है वो इस लूप के दौरान, लूप के अराउंड चलने के दौरान छोटा छोटा एलिमेंट ले रहे हैं जिसमें हम लोग मोशन कर रहे हैं, ठीक है. और हर पॉइंट पे हम लोग ऐसा ही करेंगे. बी और डीएल के बीच का जो एंगल है मान लीजिए वो थीटा है, तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. क्या करेंगे हम लोग? बी डॉट डीएल लेंगे, ठीक. और ऐसा बी डॉट डीएल हर डीएल के लिए लेंगे. मतलब बहुत सारे स्टेप्स में हम लोग बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल निकालेंगे और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और अगर इसको हम लोग क्लोज लूप में निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं. यहाँ पे बताया जाता है, ये सर्कल जो है ये बताता है हमको कि वी आर कैलकुलेटिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ, ठीक. तो हम लोग अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाले एक क्लोज पाथ में तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट हम लोग को मालूम है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड विद इन द लूप. इस लूप में जिसके अराउंड हम लोग लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं उसके अंदर में जितने करंट हैं उन सब का सम होगा. कुछ करंट हो सकते हैं कि इसके बाहर भी हो, ऐसा हो सकता है ना. तो आई इनक्लोज्ड अगर देखें, सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, तो आई इनक्लोज्ड का वैल्यू अगर यहां पे हम लोग देखें तो आई इनक्लोज्ड कम्स आउट टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I3. I4 की चर्चा नहीं करेंगे. आई इनक्लोज्ड उतना ही करंट जो इस लूप के अंदर है. जो करंट लूप के बाहर चला गया उसकी चर्चा आई इनक्लोज्ड में नहीं होगी. लेकिन आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक फील्ड B जो आता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट्स I1, I2, I3, I4 सबको मिलाकर नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है. सो B इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, I2, I3 एंड I4. इन चारों करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B है. सो यहां पे से जो B निकलेगा वो नेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, भले वो करंट लूप के अंदर हो या करंट लूप के बाहर हो. बट हम लोग आई इनक्लोज्ड में जो करंट डालेंगे वो केवल जो लूप के अंदर होंगे उन्हीं करंट्स को डालेंगे. सो आई होप कि आप लोग को एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियर हो गया होगा. इसका स्टेटमेंट आपको मन हो तो लिख लीजिए.
line integral of magnetic field in a closed loop, line integral of magnetic field in a closed loop is equal to mu naught times I enclosed within the loop is equal to mu naught times I enclosed within the loop. अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो हमने कुछ करंट को पॉजिटिव लिया और कुछ करंट को नेगेटिव लिया. दो करंट I1 और I2 को हमने पॉजिटिव लिया और I3 को नेगेटिव लिया. तो कैसे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि इन्हीं दोनों को हमको पॉजिटिव लेना और इसको नेगेटिव लेना है? क्या हम उल्टा ले सकते थे, I1 I2 को नेगेटिव और I3 को पॉजिटिव? तो वो चीज़ अब हम लोग देखने जा रहे हैं, हाउ टू सेलेक्ट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट. आप ध्यान रखिए, एक डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा और एक डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा. ठीक, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये लूप के अंदर जो एरिया है, इस एरिया से करंट को क्रॉस करना चाहिए. इस एरिया से करंट को क्रॉस करना चाहिए, उन्हीं को आई इनक्लोज्ड लेंगे. ठीक है, तो ये तीनों एरिया से क्रॉस कर रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर हैं, आपको दिख रहा है. तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे. सो लेट्स सी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट इन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम लोग मान लीजिए करंट है I1, ये करंट है I2 और यहां पे हमने एक लूप लिया. ठीक, अब B.dl निकालने के लिए किस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? किस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे ये डिसाइड होगा कि हम लोग किधर चलना चाहते हैं. मतलब ये पूरा हम पे है कि हम लोग किधर चलना चाह रहे हैं. सो लूप में B.dl निकालने के लिए अगर इधर चलेंगे तो dl इधर आएगा और अगर इधर चलेंगे तो dl इधर आएगा. मतलब इस सेंस में चले तो dl उधर आ गया, इस सेंस में चले तो dl इधर आ गया. तो मान लेते कि हम लोग इधर चले. ठीक है, कोशिश ये करेंगे हम लोग कि B और dl के बीच में एक्यूट एंगल रहे. अगर नहीं हो पा रहा है तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि B और dl के बीच में एक्यूट एंगल रहे. अगर B और dl के बीच में एक्यूट एंगल होगा तो हमारा B और dl का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा. बस इतना ही कोशिश. लेकिन आप उल्टा भी करें तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा, आंसर एकदम सही होगा. तो पहला काम है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पहला काम है टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर, है ना. फर्स्ट वी विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर. मतलब हम लोगों को किस तरफ से लूप में चलना है वो डिसाइड करेंगे. मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि इस तरफ से चलना है, तो अगर ये निर्णय हो गया कि इस तरफ से चलना है, हम लोग उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे. हम लोग उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे. वंस वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ dl वेक्टर, ठीक है, जिधर हम लोग चलना चाह रहे हैं उधर कर्ल कर लिया, देन एक्सटेंडेड थंब गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट. तो यहां पे अगर हमने निर्णय लिया है कि dl के डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे, तो आप देखिए थंब हमारा ऊपर आ रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा. एंड हेंस हियर आई इनक्लोज्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इनक्लोज्ड विल बी I1 माइनस I2. अगर उल्टा लिए होते तो B और dl के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस आता, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग अगर इधर से चलने की कोशिश करते, इधर ऐसे चलते, तो क्या होता? हम लोग ऐसे कर्ल करते करंट को, तो नीचे थंब आता, तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता और आई इनक्लोज्ड हम लोग लिखते I2 माइनस I1. सो आई होप कि आप लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लेना है ये समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग आज करेंगे और बाकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर.
सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ट्रिपल सी मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, लंबा कितना बार बार लिखते रहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास सपोज एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी बायो सावर्ट्स लॉ में कर चुके हैं, इनफाइनाइट की वजह से स्पेशल केस के अंदर किए थे। तो आप एक बार सोचिए, आप मन में सोच लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है तो आप मैच कर पाइएगा कि यहाँ से जो डिराइव करेंगे वो और आपको जो याद है वो सेम है या नहीं, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने ध्यान से बायो सावर्ट्स लॉ के डेरिवेशंस को किया है या नहीं। अब देखिए, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमको मालूम है। वी नो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है जिसका सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसी के ऊपर हम लोग सेम पॉइंट के ऊपर, या ये कहें कि सेम सर्कल के ऊपर हम लोग अपना लूप भी लेंगे जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे। ये जो लूप हम लोग लेते हैं ना, इसको कहते हैं एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब ये एम्पीरियन लूप हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लिया है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेने से फायदा है, क्यों? बी और डीएल के बीच में हमेशा एंगल जीरो होगा, सोचिए। और अगर एंगल जीरो होगा तो बी डॉट डीएल का वैल्यू सिंपली बी डीएल लिख पाएंगे। जनरली हम लोग ये कोशिश करते हैं एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करते समय कि बी और डीएल आपस में पैरेलल हों, या बी और डीएल आपस में परपेंडिकुलर हो, या बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या एटलीस्ट बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, थीटा कांस्टेंट हो, मतलब बी और डीएल के बीच का एंगल कांस्टेंट हो, या बी जीरो हो जाए। ऐसे जगहों पे हम लोग ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं हम लोग अपना मैग्नेटिक फील्ड कि इनमें से कोई एक कम से कम सेटिस्फाई करे, बी जो है वो जीरो हो जाए। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि बी और डीएल हमारा पैरेलल हो, या बी और डीएल परपेंडिकुलर हो, या बी कांस्टेंट हो, कि बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, बी और डीएल के बीच का एंगल कांस्टेंट हो, या बी ही जीरो हो जाए। ऐसे रीजन्स में करने से हमारा एम्पीरियन लूप इस तरह से अगर सिलेक्ट करेंगे कि ये सब में से कोई एक या दो फैक्टर सेटिस्फाई करें तो हमारे लिए डेरिवेशन आसान होता है। तो इसमें से हम लोग कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं कि हर समय बी और डीएल पैरेलल है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी ले रहे हैं कि उस पूरे जगह पे, क्योंकि सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है पूरे सर्कल में, तो इसकी वजह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वो इंटीग्रल निकालना आसान हो जाएगा। सो लेट अस अप्लाई बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL, है ना, बी ACL हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक, अब हम लोग LHS RHS दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे आगे, और एज अ रिजल्ट बी निकल जाएगा। आप सोचिए, बी डॉट डीएल में क्या हम लोग इसको बी और डीएल लिख सकते हैं? येस और नो? यस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने बी और डीएल आपस में पैरेलल लिया है, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो बी डीएल कॉस जीरो आ जाएगा कि नहीं? और कॉस जीरो का वैल्यू आप लोग को मालूम है 1 होता है। म्यू नॉट इंटू आई, मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट है वो कैपिटल आई है, तो म्यू नॉट इंटू आई लिख सकते हैं, लिख लिया। अब सोचिए आप कि कॉस 0 1 हो गया और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो बी का मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कि नहीं? केवल हमको डीएल का क्लोज इंटीग्रल करना पड़ेगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है। और b इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल अगर आप करिएगा तो पूरा लूप का लेंथ आएगा कि नहीं, और उसका रेडियस हमने r माना है, तो b इंटू 2 पाई r ये लेंथ आ गया, और दिस बिकम्स इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। आया समझ में? सो b का वैल्यू फाइनली क्या आ गया? आप देखिए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अरे ये तो वही है जो हमने बायो सावर्ट्स लॉ से डिराइव किया था स्पेशल केस में। पर आप एक बार जाके उस डेरिवेशन को देखिए कि कैसे आपने फाइनाइट डिराइव किया और फिर स्पेशल केस लेके ये डिराइव किया। बहुत लंबा डेरिवेशन, बट
यहाँ पे हमने तो 4 स्टेप लिखा है, 5वें स्टेप में आंसर लिखा है, लेकिन अगर आप चाहते तो बहुत तेज़ी से और भी कम स्टेप में प्रूव कर सकते थे, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना था हर स्टेप, तो मैंने 3 4 5 स्टेप लिया, पर ये इसके बाद डायरेक्टली ये फिर ये लिख के इसको लिखा जा सकता था। तो 3 4 स्टेप में आप इसको प्रूव कर सकते थे। इतना आसान बना देता है एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रोवाइडेड वो सिमेट्रिक हो। जैसे यहाँ पे अगर फाइनाइट का हम निकालना चाहते एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तब वो जो बायो-सावर्ट्स लॉ में जितना मेहनत हुआ तो उससे भी कई गुना ज़्यादा मेहनत हो जाएगा, और शायद फिर भी हम लोग को जितना इंटीग्रेशन आता है उस इंटीग्रेशन से हम लोग नहीं बना पाए। तो ऑल्दो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इवन एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक दोनों सिचुएशंस में वैलिड हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ सिमेट्रिक सिचुएशन में चीज़ों को बहुत आसान बना देता है, और इसीलिए नॉन सिमेट्रिक सिचुएशंस में एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है, वो एप्लीकेबल है, थ्योरेटिकली इट इज एप्लीकेबल, बट जो हम लोग ये कहें कि इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए फीजिबल नहीं है, आसान चीज़ नहीं है। उससे आसान है कि बायो-सावर्ट्स लॉ से ही निकाल लेंगे, बट सिमेट्रिक सिचुएशन में एम्पियर सर्किटल लॉ कमाल का काम करता है, और हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम स्टेप्स में आसानी से निकाल के दे देता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे का जो चीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी बहुत सारे डेरिवेशंस बाकी है, उन डेरिवेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।